हेलो दोस्त, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी सकुशल होंगे और आप लोग का पढ़ाई लिखाई भी अच्छा से चल रहा होगा। जैसा कि दोस्त मैंने आप सभी से वादा किया था, जैसे ही ये छठ पूजा और दीपावली बीत जाती है तो इसके बाद में आप लोगों का क्लासेस यानी रेगुलर क्लासेस हो जाएगी। आपको रेगुलर वीडियो देने का प्रयास किया जाएगा। दोस्त, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसमें आपके क्लास से संबंधित यानी आपके कहने के अनुसार ही वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है। दोस्तों, इस क्लास के माध्यम से आपको 10th बोर्ड की तैयारी कराई जा रही है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें कि इसे जुड़ करके अपनी तैयारी को और बेहतर कर सके। दोस्त, इसमें न सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कराई जाती है, बल्कि इसमें आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप पढ़ लेते हैं हमसे तो हमें नहीं लगता है कि आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत होगा, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ऐसे पढ़ाया जाए ताकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन उससे रिलेटेड कोई भी आ जाता है तो आपका छूटे नहीं। यदि ये आपको यकीन नहीं है मेरी बातों पे तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख करके देखिएगा, आपको यकीन हो जाएगा। तो चलिए अब हम बिना समय गंवाए हुए आपका क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। हाँ दोस्त, एक और बात बताना चाहते हैं कि मैंने कम से कम क्वेश्चन को कवर कराने का प्रयास किया है जिससे आपका अच्छा से अच्छा स्कोर हो सके। यदि आप मेरा 30 टॉपिक मतलब 30 गो वीडियो देख लेते हैं सोशल साइंस का तो हमें नहीं लगता है कि आपको 80+ % से नंबर कम आएगा। यानी कि सोशल साइंस का मेरा 306 क्वेश्चन है जिसमें लगभग मैं 30 वीडियो बनाऊंगा। उसमें एक क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन एक वीडियो में 10 क्वेश्चन को कवर कराने का प्रयास की जाएगी और उसमें बहुत सारे फैक्ट भी आपको मिलेंगे देखने को। आप उन सारे फैक्टों को कवर करते हुए चलेंगे। आप क्वेश्चन आंसर को लिखें या न लिखें, लेकिन वीडियो को ध्यानपूर्वक अगर आप देखते हैं तो आपका क्वेश्चन आंसर वो क्लियर हो जाएगा। हाँ दोस्त, ये ज़रूर है कि आप उस क्वेश्चन आंसर को अपने कॉपी कलम ले करके एक बार याद करने के बाद यानी सुनने के बाद में आप अपने मन से ज़रूर लिखेंगे, ताकि हम जितना समझाएं उसमें से आपको कितना याद हो सकेगा। ये आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा कि हाँ, जो सर पढ़ाए हैं उसमें से हमको इतना कवर हो गया है। यदि आपको फिर भी लगे कि नहीं कवर हो पा रहा है या फिर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि हमको यहाँ पे समझ में नहीं आया, आप फिर से हमको समझाएं। तो मेरी फिर से कोशिश होगी कि उस पर एक और वीडियो बना करके आपको अच्छे तरीक़ा से समझाया जाए। सो चलिए दोस्त, अब क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। बहुत समय हो चुका, ये पहला वीडियो है इसलिए आपको इतना समझाना पड़ रहा है। सो चलिए दोस्त, आपका पहला नंबर क्वेश्चन है। दोस्त ध्यान दीजिएगा, काउंट काबूर को विक्टर एनेमुअल ने कौन दोस्त? काउंट काबूर को विक्टर एनेमुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था दोस्त? तो जैसा कि आपको इसका क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी को पता ही होगा और हम कोशिश करेंगे कि ऑप्शन अभी ना दें। लास्ट में आपको जब क्रैश क्वेश्चन कराएंगे उस समय आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से आपको ऑप्शन देंगे, अभी नहीं। अभी शुरुआती दौर है, आप मेहनत कीजिए और ध्यान से पढ़िए, आपका स्कोर अपने आप हो जाएगा। चलिए दोस्त, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री। यानी कि एनेमुअल जो थे, विक्टर एनेमुअल जो थे, काउंट काबूर को अपने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। किस पद पर नियुक्त किया था दोस्त? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। दोस्त आपको बता दें कि भारत में प्रधानमंत्री का पद जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मतलब कि इतना महत्वपूर्ण होता है कि समझ लीजिए कि राष्ट्रपति के पूरे अधिकार का प्रयोग प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, और आपको बता दें दोस्त कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो होता है 5 वर्षों का होता है और सत्ता पक्ष का नेता प्रधानमंत्री होते हैं। यानी इसे ऐसे भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितना दिन का होता है? तो 5 साल का होता है। प्रधानमंत्री का तब कार्यकाल कितना होगा? तो 5 साल का होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री लोकसभा से ही तो बनते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी 5 साल का ही होगा। यानी इससे आपको इतना फैक्ट मिला। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना दिन का होता है दोस्त? तो 5 साल का होगा। लोकसभा का कार्यकाल कितना दिन का होता है दोस्त? तो 5 साल का होता है। ठीक है, और आपको बता दें सत्ता पक्ष का नेता कौन होता है दोस्त? तो वो प्रधानमंत्री होता है। और आपको इतना तो बता दिए दोस्त। अब आपको
एक और बात इसमें जानिए, जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो सत्ता दल के तो नेता होते हैं, लेकिन जो भी सीटें होती है यानी लोकसभा की जितनी भी सीटों पर चुनाव होता है, विजेता कब घोषित होते हैं, यानी कि जितने भी सीट पे चुनाव हुआ है, जैसे मान लीजिए कि अभी 552 लोकसभा के सीट है ना, तो 552 लोकसभा के सीट पर यदि प्रधानमंत्री को आधा से एक ज़्यादा मान लीजिए हैं, यानी आधा से एक ज़्यादा अगर उसे सीट मिल जाती है तो वो सत्ता दल के नेता बन सकते हैं, यानी वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, यानी वो सत्ता में रह सकते हैं, यानी कि उन्हें सत्ता मिल सकती है। यानी कि मान लीजिए कि अभी वर्तमान समय की अगर हम बात करें, मान लीजिए कि 552 सीटों पर चुनाव हुआ है, ठीक है दोस्त, ध्यान से समझिए, भागिए नहीं, ध्यान से समझिएगा तो ही आपको समझ में आएगा, तो ही आपको, मैं ऐसे ही नहीं कर दिया हूँ कि आपको इतना अच्छा स्कोर मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आप इस पर ध्यान देंगे, इसे ध्यान से सुनेंगे, कवर करेंगे क्वेश्चन आंसर को, तब आपका स्कोर आएगा। ये नहीं कि सुन लिए और सो रहे हैं, तो ऐसे नंबर नहीं मिलने वाले हैं दोस्त। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी ही आपका स्कोर अच्छा होगा। यानी कि प्रधानमंत्री का जो चुनाव हुआ है, 552 सीट पर जो चुनाव हुआ है, तो उसमें से आधा से एक ज़्यादा सीटें अगर मिल जाती है तो ही वो सत्ता दल का नेता बन सकता है, यानी प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हो सकता है, वो प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर सकता है। यानी अब आप बताइए कि यानी कि एक प्रधानमंत्री बनने के लिए 552 सीटों पर चुनाव हुआ है, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी सीटें उनको चाहिए, अब आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है दोस्त, ध्यान दीजिए, आपका 2 नंबर में कहा जा रहा है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो जैसा कि आपको पता है दोस्त कि रक्त और लौह नीति का अवलंबन जो है सबसे पहले बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था दोस्त, तो बिस्मार्क ने किया था। और भारत में जैसे कि दिल्ली सल्तनत चल रहा था, तो उस समय बलबन जो थे ना, बलबन वो रक्त और लौह की नीति अपनाए थे। अब आप ये जानिए दोस्त कि रक्त और लौह की नीति है क्या। रक्त और लौह की नीति ये कहता है दोस्त कि कोई भी व्यक्ति है उसे मतलब अपने बल से उसे इतना डरा देना ताकि वो हमारी वो अपनी पराजयता को स्वयं ही स्वीकार कर ले, यानी कि भय। रक्त और लौह की नीति का मतलब होता है भय दिखाना, भय दिखा करके राज करना। जैसे कि बलबन थे, अपने राज दरबार जब लगता था उनका, तो वो जो तलवारें होती थी ना उनका दोस्त, तो वैसे नंगे तलवार रखते थे, यानी कि बिना म्यान के तलवार रखते थे वैसे ही। और उनके राज दरबार में ऐसे कितना बार हो चुका है कि जो भी उनके सिजदा और पैबोस का नीति लगाए हुए थे बलबन ने, तो उसको जो नहीं मानता था उसे उसका सर धड़ से अलग कर देते थे। वहीं से उनका इतना तेज निशाना था कि वहीं से वो तलवार निकाल करके फट दे चला देते थे, उनकी हत्या हो जाती थी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी सीख मिली दोस्त कि रक्त और लौह की नीति क्या है और किसने चलाया था, तो बिस्मार्क ने चलाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। दोस्त हम फास्ट चलेंगे ताकि आपको काफ़ी कुछ समझानी भी होती है, और इसलिए हमको फास्ट चलना मजबूरी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आपको कवर कराया जा सके, आपको गाइड किया जा सके, अच्छे से समझाया जा सके। तो आपका 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो दोस्त हम ऑप्शन आपको नहीं देंगे। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो था दोस्त वो रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्त, रूस में हुआ था। तो रूस में ही साम्यवादी शासन व्यवस्था लगाया गया था दोस्त। अब रूस जो था उस समय सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। सन 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हो गया और रूस जो है अलग अलग पार्ट्स में बट गया। फिर भी रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से आज रूस सबसे बड़ा देश बना हुआ है। रूस का इतना क्षेत्रफल है जितना उसमें भारत जैसे कम से कम 5 से 7 देश कवर कर सकता है, इतना बड़ा रूस है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्त, तो रूस हो जाएगा। उसके बाद में रूस के बाद देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का अगर स्थान पूछ देगा तो 7वां आता है। कौन सा है, रूस है, कनाडा है, अमेरिका है, तब चीन है, तो ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना, तब फिर भारत है। ठीक है दोस्त, रूस। चलिए तो ये आप इतना समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आपका 4 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, 3 नंबर तो हो गया। 4 नंबर में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति जो था दोस्त वो
1917 ईस्वी में हुआ था, 1917 में हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 1917 में हुआ था। लेकिन इसका अगर डेट भी आपको दे देते तो नवंबर 1917 आप मार दीजिएगा, वो 100% सही होगा। अब 1917 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। भारत में 1917 में क्या हुआ था? उसी समय तो महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह किए हुए थे। अब दोस्त इससे कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, महात्मा गांधी से रिलेटेड हो गया। यानी कि क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी को चंपारण में सबसे पहले किसने आमंत्रण किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। किसके कहने पे महात्मा गांधी चंपारण में आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के कहने पे आए थे। और आप ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि महात्मा गांधी के गुरु कौन थे। ठीक है दोस्त, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, उन्हीं के कहने पर उन्होंने कहा था दोस्त कि सबसे पहले आँख कान और मतलब मुंह और आँख को बंद करके पहले आप देश को घूमिए, उसके बाद में समाचार पूछिएगा। ये किसने कहा था दोस्त? तो उनके गुरुजी कहते। उनके गुरुजी का नाम हम नहीं बताएंगे, बाद में बता देंगे। आप पहले कमेंट बॉक्स में बताइए, उसके बाद में हम बता ही देंगे। चलिए, तो इससे इतना सारा मिला। गांधी जी कब भारत में आए थे दोस्त? 1915 में आए थे। तो गांधी जी जब भारत में आए थे तो पहला उनका जो आंदोलन था कौन था? तो चंपारण सत्याग्रह था। चलिए दोस्त, आपको कितना बताएं, और भी बताएंगे। इसके साथ साथ आप आगे बढ़ते जाइए। आपका 5 नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाला। देखिए दोस्त, हिंद चीन पहुंचने वाला पहला व्यापारी कौन था? तो 5 नंबर में हो जाएगा पुर्तगाली। पुर्तगाली जो थे वो हिंद चीन पहुंचने वाला पहला व्यापारी थे। यानी कि भारत में आने वाले पहला व्यापारी कौन था? तो वो जो था पुर्तगाली था। पुर्तगाली सबसे पहले आया था और सबसे लास्ट में भी गया। लेकिन शासन कौन किया था दोस्त? तो सबसे अधिक शासन भारत पर अंग्रेज ने किया था। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद में डेनिश आए थे, फिर अंग्रेज आए थे। अंग्रेज के बाद में पुर्तगाली आए थे, फिर उसके बाद में डच आए थे। पुर्तगाली के बाद में डच आए, डच के बाद में अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। इस तरह से भारत में आए थे। सबसे पहले कौन आए थे दोस्त? तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। ठीक है, यहीं आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पुर्तगाली भारत में कब आए थे? अब ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, अब आप समझिए। और पुर्तगाली में सबसे पहले कौन सा व्यक्ति आया था? तो दोस्त आपको बता दें कि 1498 ईस्वी में 1498 ईस्वी में देखिए दोस्त, सबसे पहले पुर्तगाली आने वाला व्यक्ति कौन था? तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा समुद्री मार्ग की खोज की थी। भारत और पुर्तगाल यानी कि भारत और यूरोप के बीच में समुद्री मार्ग की खोज की थी। आपका ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया कि कौन सा व्यक्ति था जो पुर्तगाल से भारत में व्यापार के लिए आया था? तो वास्को डी गामा था। कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था। और किसने भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो 1498 ईस्वी में हुआ था और ये वास्को डी गामा ने ही किया था। वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले किस राज्य में आया था? तो केरल पे आया था, केरल में आया था और केरल के कालीकट बंदरगाह पे उतरा था। और उस समय जमोरिन नाम का पद बहुत ही इम्पोर्टेंट होता था। तो राजा जमोरिन के नाम से जाने जाते थे। कोई भी राजा बनता था ना तो उन्हें जमोरिन कहा जाता था। ये एक महत्वपूर्ण उस समय का उपाधि हो चुका था। तो राजा जमोरिन ने क्या किया था? वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया था। चलिए दोस्त, आपका 5 नंबर क्वेश्चन से इतना फैक्ट मिला आपको। दोस्त, जहाँ भी आपको लगे कि समझ में ना आए वहाँ पे आप 1 से 2 बार रिपीट करके इसे देखिएगा, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आपका सारा फैक्ट क्लियर होते चला जाएगा। तो भारत आने वाला यानी कि भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज किसने की दोस्त? तो उसकी खोज वास्को डी गामा ने किया था। कब किया था? 1498 ईस्वी में किया था। मेरे साथ आप भी बोलिए, सारे क्वेश्चन को मेरे साथ आप रिपीट कीजिएगा ना तो आपको याद हो जाएगी ये दोस्त। 1498 ईस्वी में आया था। कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी। इसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भारत की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने ही की थी। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त कि भारत कोई ऐसा वस्तु है जो गुम हो जाएगा इसे, लेकिन फिर भी इसे कहा जा सकता है, लोग कह देता है। ऐसे क्वेश्चन भी है कि भारत की खोज किसने की थी? तो ऐसे आप कह सकते हैं वास्को डी गामा ने की थी।
लेकिन भारत ऐसा वस्तु तो है नहीं कि वो गुम हो जाएगा। चलिए आपका 6 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए दोस्त, आपका फिर महात्मा गांधी से क्वेश्चन पूछ दिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो दोस्त आपको सबसे पहले ये बता दें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था और गांधी जी ने 1930 ईस्वी में, कब दोस्त, 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। कब की थी दोस्त? वो 1930 ईस्वी में की थी। कहाँ से की थी? तो दोस्त इसका कहानी लंबा चौड़ा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको बताएं। देखिए दोस्त, हुआ क्या था कि इसकी शुरुआत दांडी से हुई थी और दांडी से लेकर के साबरमती आश्रम, मतलब गुजरात के साबरमती आश्रम तक पहुंच करके वहां पे गुजरात में समुद्र के तट पर पहुंच करके गांधी जी नमक कानून को तोड़ा और उसके बाद में यह सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी गांधी जी का कहना था कि हम सविनय भी करेंगे, निवेदन भी करेंगे, लेकिन अंग्रेजों की कहना को हम नहीं मानेंगे, उसकी अवज्ञा करेंगे। यानी कि अब अंग्रेजों से गांधी जी को नफरत हो गया था बिल्कुल, कि हम कुछ भी अब निवेदन करेंगे, सविनय भी करेंगे, लेकिन वो जो कहेगा, अंग्रेज जो कहेगा उसको अब हम नहीं मानने वाले हैं। यानी गांधी जी का ये कहना था। हुआ क्या था दोस्त कि गांधी जो अंग्रेज थे नमक पर इतने कर लगा दिए थे जो भारतीयों को नमक खरीदना मुश्किल हो गया था। ठीक है दोस्त, इसकी शुरुआत कब होती है दोस्त? 1930 में होती है। फिर सविनय अवज्ञा के आंदोलन के बारे में फिर आगे हम अच्छे से बताएंगे किसी अन्य वीडियो में। चलते हैं पहले आगे क्वेश्चन में, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप लोग बहुत छोड़ के भागने लगते हैं। आप लोग की सपोर्ट भी तो हमें चाहिए दोस्त। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को अब देख लेते हैं हम। 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि राउरकेला लौह इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो राउरकेला लौह इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है दोस्त? तो ये उड़ीसा हो जाएगा। अब देखिए उड़ीसा में ही महानदी बहती है, तो उड़ीसा की राजधानी कहाँ जाएगा दोस्त? तो भुवनेश्वर हो जाएगा। उड़ीसा की राजधानी कहाँ हो जाएगा? भुवनेश्वर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब देखिए महानदी उड़ीसा से होकर के गुजरती है। देखिए दोस्त, भाखड़ा नांगल बांध जो है उड़ीसा के महानदी पर स्थित है। अब दोस्त यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपका फैक्ट बनता है कि राउरकेला लौह इस्पात केंद्र की स्थापना कब हुई थी। तो लौह इस्पात केंद्र की स्थापना जो था दोस्त, राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई थी दोस्त? यहाँ पे 2 फैक्ट है दोस्त। सबसे पहले राउरकेला की स्थापना जो था 3 मार्च 1954 को हुआ था, और दूसरी बात है कि लौह इस्पात दूसरी बात यह है दोस्त कि 3 फरवरी 1959 को लौह इस्पात केंद्र की स्थापना हुई थी। ये दोनों क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। यानी कि 1954 में राउरकेला की स्थापना होती है और लौह इस्पात यानी कि जो लौह इस्पात केंद्र है उसकी स्थापना 1959 को होती है। ये ध्यान से देखिएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामंती व्यवस्था से हट करके किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। ठीक है दोस्त, तो सामंती, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सामंती व्यवस्था से हट करके जो शहरी व्यवस्था थी वह प्रगतिशील प्रवृत्ति में बदल गई थी। क्योंकि सामंती जो था, सामंत लोग क्या करते थे कि जो लोग होते थे ना दोस्तों, आम जनता पे वो अपना शासन करते थे। राजा तो करते ही थे, लेकिन सामंत लोग भी अधिक कर वसूलते थे और लोगों को सताते थे, लोगों से ज़्यादा कर वसूली करते थे। इसलिए सामंती व्यवस्था से हट करके प्रगतिशील प्रवृत्ति में लोगों को अपने अधिकार का पता चलते गया और लोग अपने अधिकार सामंतों से लेते गए और राजा से मांग करते गए। ठीक है दोस्त, ये किस स्थिति में? तो प्रगतिशील प्रवृत्ति में ये बदल गई थी। तो 9 नंबर क्वेश्चन पे अब चलते हैं। आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद में, ध्यान से देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। तो द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में जो संस्था था वो यूरोपीय संघ की, जो यूरोपीय संघ दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए यूरोपीय संघ की स्थापना हुआ था दोस्त। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी। देखिए दोस्त, द्वितीय विश्व युद्ध जो था वह 1939 से 1945 तक चला था।
इस युद्ध के बाद में कई संगठन की स्थापना किया गया, जिसे ये कहा गया कि अब कोई भी तृतीय विश्व युद्ध न हो। उसे रोकने के लिए कई संगठनों में से एक यूरोपीय संघ भी है। चलिए, आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है और 10 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है दोस्तों। इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको एकदम रट जाना है, घोर के पी जाना है, चाहे जो समझिए वो कर जाना है, लेकिन आपको याद कर जाना है समझदारी के साथ में आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ में आपको उसे समझ लेना है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन न छूटे। और हम विश्वास रखते हैं आप पे दोस्त कि आप ये कर सकते हैं। हमें विश्वास है आप पे, हमें अपने दोस्तों पे, अपने स्टूडेंटों पे गुरूर है कि वो कर सकता है। यदि आप अच्छे से समझ भी लेते हैं तो भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी अच्छे तरीक़ा से लिख सकते हैं। तो आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, यानी कि सबसे बड़ा तोहफा। इसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई सबसे बड़ी तोहफा है या फिर महानतम देन है। तो दोस्त, इसे जो था मार्टिन लूथर किंग या फिर मार्टिन लूथर ने कहा था कि मुद्रण जो है वो ईश्वर की दी हुई महानतम देन है या फिर सबसे बड़ा तोहफा है। ठीक है दोस्त, तो मार्टिन लूथर के बारे में आप कितना जानते हैं ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्त, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखेंगे। दोस्त, ऐसे ही वीडियो के लिए यानी अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए इस चैनल से आप अवश्य जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को और अच्छे से अच्छा कर लें। हाँ दोस्त, चलते चलते एक और बात कहेंगे कि यदि इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे और हमारा सपोर्ट दिलाइए, हमारी हौसला दिलाइए दोस्त कि और इससे अच्छा से अच्छा तरीक़ा से आपको समझाएं, ताकि आपको याद न करना पड़े, आपको समझदारी के साथ में वो स्वयं ही याद हो जाए। ठीक है दोस्त, सब्सक्राइब करना न भूलेंगे दोस्त। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमें इतना सपोर्ट दिया, इसके लिए हम तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका 4 नंबर क्वेश्चन का आ जा रहा है, 3 नंबर तो हो गया। 4 नंबर में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति जो था दोस्त वो 1917 ईस्वी में हुआ था। 1917 में हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 1917 में हुआ था। लेकिन इसका अगर डेट भी आपको दे देते तो नवंबर 1917 आप मार दीजिएगा, वो 100% सही होगा। अब 1917 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। भारत में 1917 में क्या हुआ था? उसी समय तो महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह किए हुए थे। अब दोस्त इससे कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, महात्मा गांधी से रिलेटेड हो गया। यानी कि क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी को चंपारण में सबसे पहले किसने आमंत्रण किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। किसके कहने पे महात्मा गांधी चंपारण में आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के कहने पे आए थे। और आप ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि महात्मा गांधी के गुरु कौन थे। ठीक है दोस्त, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, उन्हीं के कहने पर उन्होंने कहा था दोस्त कि सबसे पहले आँख कान और मतलब मुंह और आँख को बंद करके पहले आप देश को घूमिए, उसके बाद में समाचार पूछिएगा। ये किसने कहा था दोस्त? तो उनके गुरुजी कहते। उनके गुरुजी का नाम हम नहीं बताएंगे, बाद में बता देंगे। आप पहले कमेंट बॉक्स में बताइए, उसके बाद में हम बता ही देंगे। चलिए, तो इससे इतना सारा मिला। गांधी जी कब भारत में आए थे दोस्त? 1915 में आए थे। तो गांधी जी जब भारत में आए थे तो पहला उनका जो आंदोलन था कौन था? तो चंपारण सत्याग्रह था। चलिए दोस्त, आपको कितना बताएं, और भी बताएंगे। इसके साथ साथ आप आगे बढ़ते जाइए। आपका 5 नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाला, देखिए दोस्त, हिंद चीन पहुंचने वाला पहला व्यापारी कौन था? तो 5 नंबर में हो जाएगा पुर्तगाली। पुर्तगाली जो थे वो हिंद चीन पहुंचने वाला पहला व्यापारी थे। यानी कि भारत में आने वाले पहला व्यापारी कौन था? तो वो जो था पुर्तगाली था। पुर्तगाली सबसे पहले आया था और सबसे लास्ट में भी गया। लेकिन शासन कौन किया था दोस्त? तो सबसे अधिक शासन भारत पर अंग्रेज ने किया था। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद में डेनिश आए थे, फिर अंग्रेज आए थे। अंग्रेज के बाद में
पुर्तगाली आए थे, फिर उसके बाद में डच आए थे, और पुर्तगाली के बाद में डच आए, डच के बाद में अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। इस तरह से भारत में आए थे। सबसे पहले कौन आए थे दोस्त? तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। ठीक है, यहीं आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पुर्तगाली भारत में कब आए थे? अब ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है अब आप समझिए। और पुर्तगाली में सबसे पहले कौन सा व्यक्ति आया था? तो दोस्त आपको बता दें कि 1498 ईस्वी में 1498 ईस्वी में देखिए दोस्त, सबसे पहले पुर्तगाली आने वाला व्यक्ति कौन था? तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा समुद्री मार्ग की खोज की थी। भारत और पुर्तगाल यानी कि भारत और यूरोप के बीच में समुद्री मार्ग की खोज की थी। आपका ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया कि कौन सा व्यक्ति था जो पुर्तगाल से भारत में व्यापार के लिए आया था? तो वास्को डी गामा था। कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था। और किसने भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो 1498 ईस्वी में हुआ था, और ये वास्को डी गामा ने ही किया था। वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले किस राज्य में आया था? तो केरल पे आया था, केरल में आया था, और केरल के कालीकट बंदरगाह पे उतरा था। और उस समय जमोरिन नाम का पद बहुत ही इम्पोर्टेंट होता था, तो राजा जमोरिन के नाम से जाने जाते थे। कोई भी राजा बनता था ना तो उन्हें जमोरिन कहा जाता था। ये एक महत्वपूर्ण उस समय का उपाधि हो चुका था। तो राजा जमोरिन ने क्या किया था? वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया था। चलिए दोस्त, आपका 5 नंबर क्वेश्चन से इतना फैक्ट मिला आपको। दोस्त, जहाँ भी आपको लगे कि समझ में ना आए वहाँ पे आप 1 से 2 बार रिपीट करके इसे देखिएगा, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आपका सारा फैक्ट क्लियर होते चला जाएगा। तो भारत आने वाला यानी कि भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज किसने की दोस्त? तो उसकी खोज वास्को डी गामा ने किया था। कब किया था? 1498 ईस्वी में किया था। मेरे साथ आप भी बोलिए, सारे क्वेश्चन को मेरे साथ आप रिपीट कीजिएगा ना तो आपको याद हो जाएगी ये दोस्त। 1498 ईस्वी में आया था। कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी। इसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भारत की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने ही की थी। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त कि भारत कोई ऐसा वस्तु है जो गुम हो जाएगा इसे, लेकिन फिर भी इसे कहा जा सकता है, लोग कह देता है। ऐसे क्वेश्चन भी है कि भारत की खोज किसने की थी? तो ऐसे आप कह सकते हैं वास्को डी गामा ने की थी। लेकिन भारत ऐसा वस्तु तो है नहीं कि वो गुम हो जाएगा। चलिए आपका 6 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए दोस्त, आपका फिर महात्मा गांधी से क्वेश्चन पूछ दिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो दोस्त आपको सबसे पहले ये बता दें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। और गांधी जी ने 1930 ईस्वी में, कब दोस्त? 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। कब की थी दोस्त? वो 1930 ईस्वी में की थी। कहाँ से की थी? तो दोस्त इसका कहानी लंबा चौड़ा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको बताएं। देखिए दोस्त, हुआ क्या था कि इसकी शुरुआत दांडी से हुई थी, और दांडी से लेकर के साबरमती आश्रम, मतलब गुजरात के साबरमती आश्रम तक पहुंच करके वहां पे गुजरात में समुद्र के तट पर पहुंच करके गांधी जी नमक कानून को तोड़ा, और उसके बाद में यह सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी गांधी जी का कहना था कि हम सविनय भी करेंगे, निवेदन भी करेंगे, लेकिन अंग्रेजों की कहना को हम नहीं मानेंगे, उसकी अवज्ञा करेंगे। यानी कि अब अंग्रेजों से गांधी जी को नफरत हो गया था बिल्कुल, कि हम कुछ भी अब निवेदन करेंगे, सविनय भी करेंगे, लेकिन वो जो कहेगा, अंग्रेज जो कहेगा उसको अब हम नहीं मानने वाले हैं। यानी गांधी जी का ये कहना था। हुआ क्या था तो उसकी गांधी जो अंग्रेज थे नमक पर इतने कर लगा दिए थे जो भारतीयों को नमक खरीदना मुश्किल हो गया था। ठीक है दोस्त, इसकी शुरुआत कब होती है दोस्त? 1930 में होती है। फिर सविनय अवज्ञा के आंदोलन के बारे में फिर आगे हम अच्छे से बताएंगे किसी अन्य वीडियो में। चलते हैं पहले आगे क्वेश्चन में, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप लोग बहुत छोड़ के भागने लगते हैं। आप लोग की सपोर्ट भी तो हमें चाहिए दोस्त। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को अब देख लेते हैं हम। 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि राउरकेला लौह इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो राउरकेला लौह इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है दोस्त? तो ये उड़ीसा हो जाएगा। अब देखिए, उड़ीसा में ही महानदी बहती है, तो उड़ीसा की राजधानी कहाँ जाएगा दोस्त? तो भुवनेश्वर हो जाएगा। उड़ीसा की राजधानी कहाँ हो जाएगा?
भुवनेश्वर हो जाएगा। ठीक है दोस्त। अब देखिए महानदी उड़ीसा से होकर के गुजरती है। देखिए दोस्त भाखड़ा नांगल बांध जो है उड़ीसा के महानदी पर स्थित है। अब दोस्त यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपका फैक्ट बनता है कि राउरकेला लौह इस्पात केंद्र की स्थापना कब हुई थी। यहाँ पे 2 फैक्ट है दोस्त। सबसे पहले राउरकेला की स्थापना जो था 3 मार्च 1954 को हुआ था, और दूसरी बात है कि लौह इस्पात है दोस्त कि 3 फरवरी 1959 को लौह इस्पात केंद्र की स्थापना हुई थी। ये दोनों क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। यानी कि 1954 में राउरकेला की स्थापना होती है और लौह इस्पात यानी कि जो लौह इस्पात केंद्र है उसकी स्थापना 1959 को होती है। ये ध्यान से देखिएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामंती व्यवस्था से हट करके किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। ठीक है दोस्त। तो सामंती, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सामंती व्यवस्था से हट करके जो शहरी व्यवस्था थी वह प्रगतिशील प्रवृत्ति में बदल गई थी। क्योंकि सामंती जो था, सामंत लोग क्या करते थे कि जो लोग होते थे ना दोस्तों, आम जनता पे वो अपना शासन करते थे। राजा तो करते ही थे, लेकिन सामंत लोग भी अधिक कर वसूलते थे और लोगों को सताते थे, लोगों से ज़्यादा कर वसूली करते थे। इसलिए सामंती व्यवस्था से हट करके प्रगतिशील प्रवृत्ति में लोगों को अपने अधिकार का पता चलते गया और लोग अपने अधिकार सामंतों से लेते गए और राजा से मांग करते गए। ठीक है दोस्त। ये किस स्थिति में, तो प्रगतिशील प्रवृत्ति में ये बदल गई थी। तो 9 नंबर क्वेश्चन पे अब चलते हैं। आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद में, ध्यान से देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। तो द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में जो संस्था था वो यूरोपीय संघ की, जो यूरोपीय संघ दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए यूरोपीय संघ की स्थापना हुआ था दोस्त। ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी। देखिए दोस्त द्वितीय विश्व युद्ध जो था वह 1939 से 1945 तक चला था। इस युद्ध के बाद में कई संगठन की स्थापना किया गया, जिसे ये कहा गया कि अब कोई भी तृतीय विश्व युद्ध न हो। उसे रोकने के लिए कई संगठनों में से एक यूरोपीय संघ भी है। चलिए आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है और 10 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है दोस्तों। इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको एकदम रट जाना है, घोर के पी जाना है, चाहे जो समझिए वो कर जाना है, लेकिन आपको याद कर जाना है समझदारी के साथ में आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ में आपको उसे समझ लेना है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन न छूटे। और हम विश्वास रखते हैं आप पे दोस्त कि आप ये कर सकते हैं। हमें विश्वास है आप पे, हमें अपने दोस्तों पे, अपने स्टूडेंटों पे गुरूर है कि वो कर सकता है। यदि आप अच्छे से समझ भी लेते हैं तो भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी अच्छे तरीक़ा से लिख सकते हैं। तो आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, यानी कि सबसे बड़ा तोहफा। इसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई सबसे बड़ी तोहफा है या फिर महानतम देन है। तो दोस्त इसे जो था मार्टिन लूथर किंग या फिर मार्टिन लूथर ने कहा था कि मुद्रण जो है वो ईश्वर की दी हुई महानतम देन है या फिर सबसे बड़ा तोहफा है। ठीक है दोस्त। तो मार्टिन लूथर के बारे में आप कितना जानते हैं ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्त ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखेंगे। दोस्त ऐसे ही वीडियो के लिए यानी अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए इस चैनल से आप अवश्य जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को और अच्छे से अच्छा कर लें। हाँ दोस्त चलते चलते एक और बात कहेंगे कि यदि इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे और हमारा सपोर्ट दिलाइए, हमारी हौसला दिलाइए दोस्त कि और इससे अच्छा से अच्छा तरीक़ा से आपको समझाएं, ताकि आपको याद न करना पड़े, आपको समझदारी के साथ में वो स्वयं ही याद हो जाए। ठीक है दोस्त। सब्सक्राइब करना न भूलेंगे दोस्त। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमें इतना सपोर्ट दिया, इसके लिए हम तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।